हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज मैं लेके आया हूँ आपराधिक परीक्षा अधिनियम 1958 प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट 1958 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। हमने एक्ट पूरा पढ़ लिया है। इसमें से जो पहले के एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन आए हैं वो और जो कि और क्वेश्चन बनते हैं इम्पोर्टेंट हैं एग्ज़ाम की दृष्टि से, वो आज मैंने एक साथ कंपाइल किए हैं और इनके बारे में मैं आज आपको बताऊँगा। अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि इस प्रकार के इम्पोर्टेंट वीडियोज़ आपको और मिलते रहेंगे। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको एक पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूँगा। मैंने इसी प्रकार से सारे एक्ट्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के पीडीएफ बनाए हैं, सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस एक साथ कंपाइल किए हैं, तो इनकी मदद से अगर पढ़ाई करेंगे तो एग्ज़ाम में काफ़ी सारा मिलेगा। तो चलो हम शुरू करते हैं। आपराधिक परीक्षा अधिनियम 1958 प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट 1958। इसमें टोटल 19 धाराएँ हैं, 19 धाराएँ हैं। तो इसके बारे में मैं केवल इतना ही बताऊंगा। 19 धाराएँ हैं, इसके बारे में हम एक एक धारा में से कौन सी सेक्शन में क्या इंपॉर्टेंट है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला सेक्शन आता है संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ। इसमें से देखो, सबसे पहले यही है कि इस अधिनियम का उद्देश्य क्या है, इस एक्ट का उद्देश्य क्या है। तो इस एक्ट के 3 उद्देश्य हैं। पहला, अपराधी का पुनर्स्थापन, अपराधी में सुधार लाना, और तीसरा है अपराधी बनने से रोकना। इस प्रकार का एमसीक्यू में क्वेश्चन आ सकता है, 4 ऑप्शन दे देगा, जिनमें 3 ये रहेंगे, बोले कौन सा गलत है, इस प्रकार से आ सकता है। नेक्स्ट है सेक्शन 2, जैसा कि सभी में होता है सेक्शन 2, परिभाषा। इसमें भी परिभाषा है। तो पहला संहिता से तात्पर्य, यहाँ पे इसमें जहाँ भी कहीं संहिता लिखा हुआ है तो संहिता से तात्पर्य CRPC 1898, अभी CRPC चेंज हो गया है। नेक्स्ट है कि परीक्षा अधिकारी कहाँ परिभाषित है। तो परीक्षा अधिकारी कहाँ परिभाषित है, ये धारा 2 में परिभाषित है। थर्ड क्या है कि जो परिभाषाएं इस अधिनियम में है वो कहाँ होंगी। तो जो इस अधिनियम में नहीं है लेकिन जो CRPC में परिभाषित है तो हम वो CRPC से लेंगे। और नेक्स्ट है कि यह अधिनियम कितनी आयु के लोगों पर लागू नहीं होता है। तो 21 वर्ष और उससे अधिक पे लागू नहीं होता। प्रोबेशन जो है वो 21 वर्ष तक की आयु के लोगों को ही दिया जा सकता है। तो 21 वर्ष से अधिक आयु के अगर कोई लोग हैं तो उनके ऊपर ये लागू नहीं होगा। नेक्स्ट है सेक्शन 3, धारा 3। धारा 3 क्या है, कतिपय अपराधियों को भर्त्सना के पश्चात छोड़ देने की न्यायालय की शक्ति। कुछ अपराधी हैं उनको भर्त्सना के पश्चात न्यायालय छोड़ देता है, ये न्यायालय की शक्ति है। तो क्या है इसमें, पहला है कि किस प्रकार के अपराधों के लिए अपराधी को भर्त्सना के पश्चात न्यायालय छोड़ सकता है। कौन कौन से अपराध हैं, तो देखो 2 टाइप के अपराध पड़े। पहला है IPC की धारा 379, 380, 381, 404 और 420 के अधीन दंडनीय कोई अपराध है, या फिर IPC या कोई अन्य विधि के अधीन 2 वर्ष से अधिक के कारावास या जुर्माना, या फिर दोनों से दंडनीय कोई अपराध हो, तो इनसे दंडनीय अपराध के दोषी को भर्त्सना के पश्चात न्यायालय छोड़ सकता है। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है, ये CJ 2021 में आया हुआ है। क्या है कि अपराधी को भर्त्सना के पश्चात न्यायालय द्वारा छोड़ने के लिए ध्यान रखने वाली बातें क्या हैं। कौन कौन सी बातें हैं जो कि अपराधी को भर्त्सना के पश्चात छोड़ सकता है। तो देखो, पहली है पूर्व दोष सिद्धि देखी जाती है, मामले की परिस्थितियाँ देखी जाती है, अपराध की प्रकृति देखी जाती है और अपराधी का चरित्र देखा जाता है, ये देखा जाता है। इसके अलावा क्वेश्चन 1 के अधीन जो अपराध है वो भी देखा जाता है। भर्त्सना के लिए छोड़ने के लिए क्या क्या किस किस प्रकार का होना चाहिए, ये होना चाहिए IPC की इन धाराओं के अंतर्गत वो दंडनीय होना चाहिए, या फिर IPC या किसी अन्य विधि के अधीन 2 वर्ष से अधिक के कारावास से वो दंडनीय होना चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन 3, इस धारा के प्रयोजन के लिए पूर्व दोष सिद्धि के अंतर्गत धारा 3 और धारा 4 के अधीन दिया गया कोई आदेश भी होगा। जो ये धारा है, धारा 3, इसमें पूर्व दोष सिद्धि जो हमने पढ़ा है, इसमें अगर धारा 3 या 4 के अधीन कोई आदेश पहले दिया गया था तो वो भी पूर्व दोष सिद्धि में शामिल होगा। नेक्स्ट है धारा 4। धारा 4 क्या है, कतिपय अपराधियों को सदाचरण की परिवीक्षा पर छोड़ देने की न्यायालय की शक्ति। कुछ अपराधियों को सदाचरण की परिवीक्षा पे न्यायालय के छोड़ देने की शक्ति क्या है। तो पहला क्वेश्चन है, ये CJ 2012 में आया हुआ है। क्या है कि कौन सी शर्त परिवीक्षा पे छोड़ने की नहीं है। परिवीक्षा पे छोड़ने की शर्त कौन कौन सी नहीं है, 4 ऑप्शन दिए गए थे। पहला, मामले की परिस्थितियाँ, दूसरा अपराध की प्रकृति, तीसरा अपराधी का चरित्र, और फोर्थ है अपराधी द्वारा कारित क्षति का परिणाम। तो देखो, ऊपर की 3 हैं वो हम देखते हैं, लेकिन ये फोर्थ वाला नहीं देखते हैं। तो ये क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा घ, अपराधी द्वारा कारित क्षति का परिणाम। ये नहीं देखा जाता है सदाचरण की परीक्षा पे छोड़ने के लिए। सेकंड क्वेश्चन है, ये CJ 2013 में आया हुआ है। तो क्या है
किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने निर्धारित किया कि धारा 3 और धारा 4 का लाभ इन्हीं प्रावधानों में विनिर्दिष्ट सीमा के विषयाधीन है तथा धारा 4 में शब्द निर्देश दे सकेगा अर्थ निर्देश देगा नहीं। तो ये किस में किया इसने? तो ये है रामप्रकाश बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य AIR 1983 सुप्रीम कोर्ट 359। इस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्धारित किया कि धारा 3 और 4 का लाभ जो है वो इन्हीं प्रावधानों में विनिर्दिष्ट सीमा के विषयाधीन है और धारा 4 में जो शब्द निर्देश दे सकेगा है उसका अर्थ निर्देश देगा कभी नहीं है। नेक्स्ट है इसका क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है? ये भी 2018 में पूछा गया था कि विधि के किस प्रावधान के अंतर्गत न्यायालय मृत्यु या आजीवन कारावास से भिन्न किसी अपराध हेतु दोष सिद्ध किसी व्यक्ति के मामले को विचारित करते समय परीक्षा अधिकारी की रिपोर्ट मंगवाने हेतु आबद्ध है। तो परीक्षा अधिकारी की रिपोर्ट है और 2 ही जगह मंगवाता है इस अधिनियम के अधीन, धारा 4 की उपधारा 2 और धारा 6 की उपधारा 2। लेकिन धारा 4 की उपधारा 2 है, उस धारा 4 जो है वो मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय जो अपराध है उनसे भिन्न अपराध के संबंध में है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी? धारा 4 हो जाएगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, अपराधी को सदाचरण की परीक्षा पे छोड़ने के लिए उसका किस प्रकार के दंड से दंडनीय होना आवश्यक है? सदाचरण की परीक्षा पे छोड़ने के लिए किस प्रकार का दंड होना चाहिए? मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय वो अपराध नहीं होना चाहिए। इसके अलावा कोई भी अगर दंड है तो उसको सदाचरण की परीक्षा पे छोड़ा जा सकता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 5, सदाचरण की परीक्षा पर कितने समय के बंद पत्र पर अपराधी को छोड़ा जा सकता है? तो जैसा कि हमने पढ़ा कि 3 साल से अधिक की कालावधि, मैक्सिमम 3 साल तक के बंद पत्र पे उसको छोड़ा जा सकता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 6 कि अपराधी को सदाचरण की परीक्षा पे छोड़ने के साथ साथ न्यायालय उसे कितने समय के लिए परीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण के अधीन रहने का आदेश दे सकता है? देखो, ये जो पर्यवेक्षण के अधीन रहने का आदेश देना कंपलसरी नहीं है। न्यायालय अगर उचित समझता है तो वो दे सकता है, लेकिन अगर वो देता है तो वो 1 वर्ष से कम का नहीं होगा, 1 वर्ष से अधिक का होगा वो। नेक्स्ट है क्वेश्चन 7, न्यायालय द्वारा किसी अपराधी को सदाचरण की परीक्षा पे छोड़ने का आदेश देने से पूर्व न्यायालय का क्या समाधान हो जाना आवश्यक है? जो न्यायालय है उसके द्वारा कोई अपराधी को सदाचरण की परीक्षा पे छोड़ने का आदेश देगा, उससे पहले समाधान क्या क्या उसका हो जाना चाहिए? तो पहले हमने देखा है पहले क्वेश्चन में सेम कि अपराधी या उसके प्रतिभोगा यदि कोई नियत निवास स्थान या फिर उस स्थान में नियमित उपजीविका है जिस पर वह न्यायालय अधिकारिता का प्रयोग करता है या जिसमें अपराधी के उस कालावधि के दौरान रहने की संभाव्यता है जिसके लिए वह बंद पत्र देता है, यानी कि जहाँ के लिए वो बंद पत्र दे रहा है वहाँ पे उसका निवास स्थान नियत निवास स्थान है या फिर उसमें नियमित उपजीविका है। इस चीज़ का न्यायालय ध्यान देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपराधी को सदाचरण की परीक्षा पर छोड़ने पर किन किन बातों का असर पड़ेगा? अपराधी को सदाचरण की परीक्षा पर छोड़ने के लिए किन किन बातों का असर पड़ेगा? तो जो हमने पहले पढ़ा था उनमें एक चीज़ और जुड़ गई है जो धारा 3 में है। धारा 3 में यही है, पहला मामले की परिस्थितियाँ, अपराध की प्रकृति और अपराधी का चरित्र। इसके बाद में एक और जुड़ गया परीक्षा अधिकारी की रिपोर्ट। धारा 3 में परीक्षा अधिकारी की रिपोर्ट नहीं मांगी जाती है, लेकिन धारा 4 में परीक्षा अधिकारी की रिपोर्ट मांगी जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 9, यदि किसी अधिनियम में न्यूनतम दंडादेश का प्रावधान हो तो भी क्या इस अधिनियम का लाभ दिया जा सकता है? तो नहीं। अगर कहीं भी न्यूनतम दंडादेश का प्रावधान किसी में हो तो उसमें इसका लाभ नहीं दिया जा सकता, इस धारा का, इस अधिनियम का लाभ नहीं दिया जा सकता। न्यूनतम दंडादेश का प्रावधान नहीं होना चाहिए इस अधिनियम का लाभ लेने के लिए। और लास्ट क्वेश्चन है इसका कि अभियुक्त को परीक्षा पर छोड़ने का आदेश देने से पूर्व यदि सक्षम परीक्षा अधिकारी की रिपोर्ट न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध हो तो न्यायालय क्या करेगा? उस रिपोर्ट पर भी विचार कर सकेगा और नहीं भी। परीक्षा अधिकारी की रिपोर्ट पे न्यायालय विचार करेगा, ये कंपलसरी नहीं है। वो चाहे तो इस पर विचार कर सकता है और चाहे तो नहीं, ये उसकी इच्छा पे निर्भर करेगा। अब नेक्स्ट है धारा 5। धारा 5 क्या है? छोड़े गए अपराधियों से प्रतिकर और खर्चे की अपेक्षा करने की न्यायालय की शक्ति। प्रतिकर और खर्चे की अपेक्षा करने की न्यायालय की क्या शक्ति है? तो पहला क्वेश्चन है कि यदि सिविल कोर्ट द्वारा कुछ जुर्माना लगाया जाता है तो CRPC में भी इसे गिना जाएगा और CPC के जुर्माने को हटाकर ही CRPC में लिया जाएगा। ये सिंपल भाषा में मैंने लिख दिया है, जैसा कि इसमें था कि अगर मान लो सेम केस चल रहा है CPC में और CPC में कुछ जुर्माना लगाया गया है, सिविल न्यायालय द्वारा कुछ जुर्माना लगाया गया है और अगर वो जुर्माने का भुगतान कर दिया गया है और बाद में CRPC के अधीन या इस एक्ट के अधीन उस पर कुछ जुर्माना लगाया जाता है, तो कुछ फ़ाइन लगाया जाता है, तो जो CPC सिविल कोर्ट द्वारा जो जुर्माना लिया गया है उसको उसमें से घटा दिया जाएगा। उसके बाद ही बाकी जुर्माना उसको देने के लिए बोला जाएगा।
नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है, ये CJ 2016 में आया था। क्या है कि इस धारा के अनुसार लगाया गया प्रतिकर CRPC की धारा 421 और 422 के अंतर्गत जुर्माने के रूप में वसूल किया जाएगा। जो इस धारा के अधीन जो प्रतिकर लगाया जाएगा वो कैसे वसूल किया जाएगा, तो ये क्वेश्चन आया था 2016 में कि उसको CRPC जो है उसकी धारा 421 और 422 के अंतर्गत जुर्माने के रूप में वसूल किया जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन थर्ड, प्रतिकर में क्या क्या शामिल होगा। प्रतिकर में क्या क्या शामिल होगा, 2 चीज़ें शामिल होगी। पहली होगी अपराध से किसी व्यक्ति को हुई हानि या क्षति के लिए प्रतिकर, और दूसरा है कार्यवाहियों के लिए खर्च। पहला अपराध से किसी व्यक्ति को जो हानि हुई या फिर क्षति हुई उसके लिए प्रतिकर, और दूसरा जो कार्यवाहियाँ की गई हैं, कोर्ट की कार्यवाहियाँ हुई है उनके लिए खर्च है। नेक्स्ट है धारा 6। धारा 6 क्या है, 21 वर्ष से कम आयु वाले अपराधियों के कारावास पर निबंधन। जो 21 वर्ष से कम आयु के अपराधी हैं उनके कारावास पे क्या क्या निर्बंधन लगाए गए हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि इस धारा के अंतर्गत किन किन बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए। जो धारा 6 है इसमें किन किन बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए, तो पहला अपराधी का चरित्र, दूसरा अपराधी की शारीरिक एवं मानसिक दशा, और तीसरा है जैसा कि मैंने बताया कि धारा 6 में भी परीक्षा अधिकारी की रिपोर्ट मंगवाते हैं, तो परीक्षा अधिकारी की रिपोर्ट। तो 3 चीज़ों का ध्यान रखा जाएगा, अपराधी का चरित्र, अपराधी की शारीरिक एवं मानसिक दशा, और तीसरा है परीक्षा अधिकारी की रिपोर्ट। इनका ध्यान रखा जाएगा। नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन कि अपराधी के किस प्रकार के दंड से दंडनीय होने पर यह धारा लागू नहीं होती। किस प्रकार का अगर दंड अपराधी को दिया गया है तो धारा लागू नहीं होती, तो केवल कारावास से दंडनीय अपराध के लिए लागू होती है। आजीवन कारावास का अगर दंड सुनाया गया है तो उस पर लागू नहीं होगी। नेक्स्ट है धारा 7। धारा 7 क्या है, परीक्षा अधिकारी की रिपोर्ट का गोपनीय होना। तो परीक्षा अधिकारी की रिपोर्ट कहाँ ली जाती है, पहली धारा 4 की उपधारा 2 और दूसरी धारा 6 की उपधारा 2, तो उनमें परीक्षा अधिकारी की रिपोर्ट गोपनीय मानी जाएगी। नेक्स्ट है धारा 8। तो धारा 8 क्या है, परीक्षा की शर्तों में फेरफार। एक बार जब परीक्षा पे छोड़ दिया जाता है उसके बाद उसकी शर्तों में क्या क्या फेरफार किए जा सकते हैं, तो उसके संबंध में क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला है न्यायालय परीक्षा अधिकारी के आवेदन पर बंद पत्र की अवधि में कितनी वृद्धि कर सकता है, तो मूल आदेश की तारीख से 3 वर्ष से अधिक की नहीं होगी। मूल आदेश से जिस तारीख को दिया गया था उससे 3 वर्ष से अधिक की वो नहीं होगी। सेकंड क्वेश्चन है शर्तों में परिवर्तन किसके कहने पे हो सकता है, तो जो परीक्षा की शर्तें हैं उनमें फेरफार केवल परीक्षा अधिकारी के कहने पे ही हो सकता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन थर्ड, परीक्षा की शर्तों में परिवर्तन संबंधी मुख्य बातें क्या हैं, तो परीक्षा की जो शर्तें हैं उनमें परिवर्तन के संबंध में मुख्य बातें, पहला है अपराधी या जनता के हित में होना चाहिए। अगर परीक्षा अधिकारी को लगता है कि अपराधी या फिर जनता के हित में है तो ही शर्तों में परिवर्तन करेगा। दूसरा है अधिकतम 3 वर्ष तक बढ़ा सकता है। ये देखो 4 मैंने चीज़ें लिखी हैं, उन चारों के ऊपर 4 टाइप से क्वेश्चन बन सकता है, तो इसलिए मैंने कंपाइल करके एक साथ लिख दिया है। अधिकतम 3 वर्ष तक इसको बढ़ा सकता है। तीसरा है कि अपराधी एवं प्रतिभूति को बढ़ाने और घटाने से पहले मौका दिया जाएगा, सुनवाई का अवसर उनको दिया जाएगा। और लास्ट न्यायालय बंद पत्र को उन्मोचित कर सकता है। जो बंद पत्र है उसको न्यायालय उन्मोचित भी कर सकता है, 3 साल तक बढ़ा भी सकता है और उसको चाहे तो उन्मोचित भी कर सकता है। नेक्स्ट है धारा 9। धारा 9 क्या है, बंद पत्र की शर्तों के अनुपालन में अपराधी के असफल होने की दशा में प्रक्रिया है। जो बंद पत्र है उसकी शर्तों के अनुपालन में अगर अपराधी असफल हो जाता है तो उस दशा में क्या प्रक्रिया होगी, तो पहला क्वेश्चन है ये 2016 में आया हुआ है कि अपराधी द्वारा बंद पत्र के अनुपालन में प्रथम बार असफल होने पे कितनी शास्ति होगी। अगर मान लो प्रथम बार असफल हुआ तो कितनी होगी, 50 रुपये से अधिक की शास्ति होगी। दूसरा है शर्तें मानने से इनकार करने पर समन और वारंट। शर्तें मानने से इनकार करने पर समन और वारंट क्या होगा, किसको क्या जारी किया जाएगा। जैसे कि शर्तों में फेरफार कर रहे हैं, शर्तें मानने से प्रतिभूति और जो अपराधी हैं वो मना कर देते हैं, इनकार कर देते हैं, या प्रतिभूति इनकार कर देता है तो समन किसको जारी किया जाएगा, वारंट किसको जारी किया जाएगा, किस प्रकार से, तो प्रतिभूति को समन जारी किया जाएगा और अपराधी को वारंट जारी किया जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन थर्ड। क्वेश्चन थर्ड क्या है, यदि न्यायालय का समाधान हो जाता है कि अपराधी अपने द्वारा दिए गए बंद पत्र की शर्तों में से किसी का अनुपालन करने में असफल हुआ है तो वह क्या आदेश दे सकेगा। अगर मान लो कि न्यायालय को ऐसा विश्वास हो जाता है, समाधान हो जाता है कि उसने बंद पत्र की शर्तों का अनुपालन सही से नहीं किया, असफल हुआ है, तो क्या आदेश दे सकेगा, तो 2 प्रकार के आदेश दे सकेगा। पहला, उसे मूल अपराध के लिए दंडित कर सकेगा, या फिर दूसरा, अगर मान लो असफलता प्रथम बार है तो वहाँ पर बंद पत्र के प्रवर्त रहने पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना 50 रुपये से अधिक की शास्ति अधिरोपित कर सकेगा। वो बंद पत्र है वो प्रवर्त में ही रहेगा
उस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेंगे और 50 रुपये से अधिक की उसके ऊपर शास्ति अधिरोपित कर सकेगा। नेक्स्ट है धारा 11। धारा 11 क्या है? अधिनियम के अधीन आदेश देने के लिए सक्षम न्यायालय, अपील और पुनरीक्षण तथा अपील व पुनरीक्षण न्यायालयों की शक्तियाँ। तो क्या क्या शक्तियाँ हैं? पहला क्वेश्चन है पुनरीक्षण कब कब हो सकता है? तो यह क्वेश्चन आ सकता है पुनरीक्षण के 2 कंडीशंस हैं। पहला है जब न्यायालय ने अपील का अधिकार नहीं दिया हो। पुनरीक्षण कब हो सकता है? पहला, जब मान लो कि न्यायालय ने अपील का अधिकार ही नहीं दिया हो तो पुनरीक्षण हो सकता है। और दूसरा है अधिकार तो है परंतु अपील की नहीं गई हो तो भी पुनरीक्षण हो सकता है। अगर अपील कर दी गई है तो उसका पुनरीक्षण नहीं हो सकता। दूसरा क्वेश्चन है पुनरीक्षण किसके कहने पे हो सकता है? कब पुनरीक्षण हो सकता है? तो पहला न्यायालय की इच्छा पर हो सकता है, दूसरा परीक्षा अधिकारी की अर्जी पर हो सकता है और तीसरा अपराधी की अर्जी पर हो सकता है। पुनरीक्षण की 3 कंडीशंस हैं तो इन कंडीशंस पे हो सकता है। न्यायालय की इच्छा पे, परीक्षा अधिकारी की अर्जी पे और अपराधी की अर्जी पर। नेक्स्ट है क्वेश्चन 3, क्या अपील न्यायालय मूल सज़ा से अधिक सज़ा दे सकता है? तो नहीं, अपील न्यायालय है मूल सज़ा से जितनी सज़ा मूल अपराध के लिए है उससे अधिक सज़ा नहीं दे सकता। नेक्स्ट है क्वेश्चन 4, अपील न्यायालय की शक्तियाँ। अपील न्यायालय की क्या क्या शक्तियाँ? तो देखो, अपील न्यायालय की पहली है अपील के रिगार्डिंग, दूसरी पुनरीक्षण के रिगार्डिंग। तो अपील कहाँ की जा सकती है? उच्च न्यायालय या फिर किसी अन्य न्यायालय में, और पुनरीक्षण अपील न्यायालय और उच्च न्यायालय में। अपील कहाँ हो सकती है? या तो उच्च न्यायालय में या फिर किसी अन्य न्यायालय में हो सकती है, और पुनरीक्षण कहाँ हो सकता है? अपील न्यायालय में या फिर उच्च न्यायालय में हो सकता है। नेक्स्ट है धारा 12 दोष सिद्धि से संलग्न निरर्हता का हटाया जाना। जो दोष सिद्धि है उससे संलग्न निरर्हता को हटाने के संबंध में क्या उपबंध है? तो पहला, अगर धारा 3 और 4 के उपबंधों के अधीन कार्यवाही की जाती है तो वह दोष सिद्धि से संलग्न निरर्हता से ग्रस्त नहीं होगा। अगर मान लो कि धारा 3 और 4 के अधीन किसी व्यक्ति को भर्त्सना के पश्चात छोड़ दिया जाता है या फिर सदाचार की परीक्षा पर छोड़ दिया जाता है तो वो निरर्हता से ग्रस्त नहीं होगा। नेक्स्ट है धारा 13 परीक्षा अधिकारी। परीक्षा अधिकारी के संबंध में क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं? तो पहला, परीक्षा अधिकारी की नियुक्ति कहाँ से की जाएगी? परीक्षा अधिकारी की नियुक्ति के संबंध में 3 प्रावधान दिए गए हैं इसमें। पहला, राज्य सरकार कर सकती है, दूसरा कोई सोसाइटी जिसे कि राज्य सरकार ने इसके लिए बनाया है, और तीसरा न्यायालय विशेष परिस्थितियों में कर सकता है। कुछ विशेष परिस्थितियों में न्यायालय विशेष व्यक्ति को परीक्षा अधिकारी नियुक्त कर सकता है। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है परीक्षा अधिकारी किसके नियंत्रण के अधीन होगा? तो जिला मजिस्ट्रेट के नियंत्रण के अधीन कार्य करेगा। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, परीक्षा अधिकारी का लाभ देना न्यायालय का स्वैच्छिक अधिकार है। परीक्षा अधिकारी है उसका लाभ देना ये न्यायालय का स्वैच्छिक अधिकार है, यह अपराधी का कोई अधिकार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 है परीक्षा अधिकारी की नियुक्ति कौन करेगा? तो इसकी नियुक्ति जिला मजिस्ट्रेट करेगा। कहाँ से की जाएगी? ये हमने ऊपर जो 3 पढ़े हैं, राज्य सरकार या फिर कहीं सोसाइटी से या फिर न्यायालय अपनी इच्छा से कर सकता है, तो वहाँ से किया जाएगा, लेकिन करेगा कौन? इसका जिला मजिस्ट्रेट इसकी नियुक्ति करेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 कि इस धारा के प्रयोजनों के लिए प्रेसिडेंसी नगरों में मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट को जिला मजिस्ट्रेट समझा जाएगा। जो प्रेसिडेंसी नगर है उनमें मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट जो होता है उसको जिला मजिस्ट्रेट के इक्विवेलेंट समझा जाएगा। नेक्स्ट है धारा 14। धारा 14 है परीक्षा अधिकारी के कर्तव्य। तो परीक्षा अधिकारी के कर्तव्य क्या क्या है? परीक्षा अधिकारी के कर्तव्य में पहला कर्तव्य आता है कि किसी अपराध के लिए अभियुक्त किसी व्यक्ति की परिस्थितियों या घर के माहौल की जांच, उसके संबंध में कार्यवाही करने की सबसे उपयुक्त पद्धति अवधारित करने में न्यायालय की सहायता करने की दृष्टि से न्यायालय के निर्देश के अनुसार कार्य करेगा और न्यायालय को रिपोर्ट देगा। सेकंड है परीक्षाधीनों और अपने पर्यवेक्षणों के अधीन रहते हुए अन्य व्यक्तियों का पर्यवेक्षण करेगा और जहां आवश्यक हो इसके लिए उपयुक्त नियोजन ढूंढने का प्रयास करेगा। नेक्स्ट है कि न्यायालय द्वारा आदिष्ट प्रतिकर या खर्चा के संदाय में अपराधियों को सलाह और सहायता देगा। नेक्स्ट है उन व्यक्तियों को जो धारा 4 के अधीन छोड़ गए हों, ऐसे मामलों में और ऐसी रीति में जो विहित की जाए सलाह और सहायता देगा। और लास्ट कर्तव्य है कि ऐसे कोई अन्य कर्तव्य जो कि विहित किए जाएँ उन सब का पालन करेगा। नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन, ये 2015 में आया था सेकंड क्वेश्चन। तो क्या है कि कौन सा कर्तव्य परीक्षा अधिकारी का नहीं है? जो हमने 5 कर्तव्य ऊपर पढ़े हैं, 4 कर्तव्य और एक जो मान लो कि और कोई कर्तव्य विहित किया जाएगा,
तो इनमें से बोल रहा है कि कौन सा कर्तव्य नहीं है, तो आप बताइएगा। हमने ऊपर के क्वेश्चन में पढ़ लिए हैं। पहला है परीक्षाधीनों का पर्यवेक्षण करना और जहाँ आवश्यक हो उसके लिए उपयुक्त नियोजन ढूंढने का प्रयास, तो यह है। दूसरा है न्यायालय द्वारा आदेश प्रतिकर या खर्चों के संदाय में अपराधियों को सलाह और सहायता देना, यह भी कर्तव्य दिया गया है। थर्ड है किसी अपराध के लिए अभियुक्त किसी व्यक्ति की परिस्थितियों या घर के माहौल की जांच करना, यह भी कर्तव्य है। और लास्ट दिया है कि परीक्षाधीनों के रहने व खाने की व्यवस्था करना, यह उसका कर्तव्य नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? घ हो जाएगा। नेक्स्ट है धारा 15। धारा 15 क्या है? परीक्षा अधिकारियों का लोक सेवक होना, तो ये सिंपल है। परीक्षा अधिकारी हैं वो आईपीसी की धारा 21 के अंतर्गत लोक सेवक समझे जाएंगे। धारा 16 है सद्भावपूर्वक की गई कार्यवाही के लिए संरक्षण। सद्भावपूर्वक कार्यवाही अगर की जाती है तो उसके लिए क्या संरक्षण प्रदान किए गए हैं? तो सद्भावपूर्वक की गई कार्यवाही के लिए राज्य सरकार, परीक्षा अधिकारी या इस अधिनियम के अधीन नियुक्त किसी अन्य अधिकारी को संरक्षण प्राप्त होगा, उसके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी अगर वो सद्भावपूर्वक कार्यवाही की गई हो उनके द्वारा तो। नेक्स्ट है धारा 17। धारा 17 क्या? नियम बनाने की शक्ति। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखो पहला क्वेश्चन है वो 2016 में आया था और 2021 में आया था। पहला नियम बनाने की शक्ति किसको प्राप्त है? इसमें केंद्र सरकार के अनुमोदन से राज्य सरकार नियम बना सकती है। काफ़ी डाउटफुल है ये चीज़। राज्य सरकार नियम बना सकती है, इतना ही लोग पढ़ लेते हैं और राज्य सरकार लिख देते हैं, लेकिन इसमें ये चीज़ भी अलग से है कि केंद्र सरकार के अनुमोदन से वो नियम बना सकती है। राज्य सरकार ऐसे नियम नहीं बना सकती। तो नियम बनाने की शक्ति किसको है? राज्य सरकार को प्राप्त है, लेकिन वो केंद्र सरकार के अनुमोदन से ही नियम बनाएगी। सेकंड क्वेश्चन है नियम बनाए जाने के पश्चात यथाशक्य शीघ्र राज्य विधानमंडल के समक्ष रखे जाएंगे। जैसे नियम किसी राज्य सरकार द्वारा बनाया जाता है तो तुरंत विधानमंडल के समक्ष में वो रखे जाएंगे। नेक्स्ट है धारा 18। धारा 18 क्या है? कतिपय अधिनियमितियों के परिवर्तन की व्यावृत्ति। तो क्या है यह अधिनियम कहाँ कहाँ लागू नहीं होता है, क्या क्या व्यावृत्ति दी गई है? तो धारा 18 और धारा 19 में व्यावृत्ति दी गई है इसके। धारा 18 में क्या कहाँ कहाँ दी गई है? दो जगह व्यावृत्ति बताई गई। धारा 18 में बताई गई, धारा 19 में बताई गई। धारा 18 में बताई गई है 4 चीज़ों पे। पहली सुधारात्मक स्कूल, दूसरा भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की धारा 5 की उपधारा 2, बाल अपराधी अधिनियम और पोस्टल स्कूल। धारा 18 में इन 4 को एक्सेप्शन किया गया है। इन 4 पे अधिनियम लागू नहीं होता। सुधारात्मक स्कूल अधिनियम, भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की धारा 5 की उपधारा 2, सुधारात्मक स्कूल अधिनियम की धारा 31 है, बाल अपराधी अधिनियम और पोस्टल स्कूल पे। और धारा 19 में बताया गया कि CRPC 1973 की धारा 360 पे लागू नहीं होगा। तो 2 इसके वो हैं एक्सेप्शन का व्यावृत्ति हैं इसकी जहाँ ये लागू नहीं होता। अब देखो कुछ इसके इम्पोर्टेंट वाद हैं। पहला है बाकिसन वर्सेज उड़ीसा स्टेट 1967। सेकंड है अहमद वर्सेज राजस्थान 1967। थर्ड है महाराष्ट्र वर्सेज नटवरलाल 1980। फोर्थ है दुर्गेश चक्रवर्ती वर्सेज यूपी स्टेट 2019। और फिफ्थ है रामप्रकाश वर्सेज हिमाचल प्रदेश स्टेट। ये 5 इंपॉर्टेंट वाद हैं, इनके बारे में थोड़ा अध्ययन कर लीजिएगा। इनमें से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट वाद हैं इस एक्ट के ऊपर। और जो मिसलेनियस क्वेश्चन बच गए हैं जो कि ऊपर की धाराओं में मैंने कवर नहीं किए हैं, तो यहाँ हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन है जो कि 2017 में पूछा गया है कि एक न्यायालय विचारण के पश्चात अभियुक्त को दोष सिद्ध करती है और उसे इस अधिनियम का लाभ प्रदान करता है। क्या करता है? एक न्यायालय वो विचारण के बाद में अभियुक्त को दोष सिद्ध कर देता है और उसको इस अधिनियम का लाभ प्रदान करता है। तो निम्न में से कौन सा आदेश विधि के अनुयोज्य है? कौन सा आदेश होगा जो कि विधि के अनुयोज्य होगा? पहला अपराधी की भर्त्सना। दूसरा है धारा 12 के अंतर्गत यह निर्देश कि उक्त दोष सिद्धि उसकी सेवा पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं रखेगी। तीसरा अपराधी को क्षतिपूर्ति एवं खर्चा अदा करने के निर्देश। चौथा है अपराधी को 3 वर्ष के लिए शांति व सदाचार बनाए रखने हेतु जमानत व बंद पत्र प्रस्तुत करने का निर्देश। ये 4 ऑप्शन दिया गया है और पूछा है कि निम्न में से कौन सा आदेश विधि के अनुज्ञेय है। तो आप इस पर विचार कीजिए और कमेंट में बताइए कि इनमें से कौन सा आदेश है जो कि इस विधि के अनुज्ञेय होगा। और अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। मैंने इस प्रकार से और भी क्वेश्चंस छांटे हैं, सारे एक्ट्स। अभी पहले हम माइनर एक्ट करेंगे, उसके बाद में मेजर एक्ट भी करेंगे